तेरे आने जाने से कुछ नहीं होगा, सर्वे कर लेना। चौहान समाज राष्ट्रवादी जात है, यह पृथ्वीराज चौहान की औलाद है। अरे स्वामी प्रसाद मौर्य, बहन सुश्री मायावती ने तुमको अंगुली पकड़ करके राजनीति सिखाया था और तूने गद्दारी किया उसके साथ। और जो तुम जाकर के आतंकवादियों से मिले हो, तुमको इस बार पता चल जाएगा कि क्या इसी से पता कर लेना। सर आतंकवादी कौन, ये सपाई को कह रहे हैं? हाँ, आतंकवादी, भ्रष्टाचारी। हाँ, सफाई को कर रहे हैं, अखिलेश यादव को कर रहे हैं, गुंडों की एक बड़ी टीम। तेरे शासनकाल में 2 घंटा बिजली मिलेगी तो 300 मीटर चलेगा ही नहीं, मीटर ही नहीं चलेगा। अरे जनता को बिजली चाहिए, मैं 18 घंटा बिजली देता हूँ, फ्री का कनेक्शन देता हूँ, तुम लॉलीपॉप दिखा रहे हो। जितने दंगे हुए उसके शासनकाल में, जितने गुंडा टाइप लोग हैं उसकी पार्टी, हर चट्टी चौराहा पर हड़काने वाले उनके पास। उन्नाव की बात करें या कानपुर में व्यापारी की हत्या की बात करें, ये तमाम केसेस तो कहीं ना कहीं सर ये जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तो सवाल ही खड़े होते हैं ना। लॉ एंड ऑर्डर का सवाल वो खड़ा करते हैं, एक बार अपने शासनकाल के गुंडे को देख ले। इस वक्त उत्तर प्रदेश में पूरा सियासी माहौल है। भले ही उत्तर प्रदेश में कितनी भी विकास की बात की जाए और ये कहा जाए कि इस बार जाति से, धर्म से ऊपर उठकर चुनाव होंगे, हर बार ऐसा कहा जाता है, मगर जब चुनाव का समय आता है तो कहीं ना कहीं जो वोट बैंक है वो जाति, धर्म के आसपास एक नज़र आता है। और ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश जो पिछड़ा आयोग है उसके उपाध्यक्ष प्रभुनाथ चौहान जी हैं, जो कि दर्जा प्राप्त मंत्री भी हैं। सर सबसे पहले तो हैशटैग भारत में आपको बहुत स्वागत है। हाँ सर, जिस तरीके से अगर बात करें कि सीधे हम सवाल मुद्दे पे आते हैं कि हाल ही के दिनों में दारा सिंह चौहान और स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी छोड़कर गए, वो पिछड़ों के नेता कहे जाते हैं, तो क्या लगता है कि उनके जाने से बीजेपी को कितना नुकसान होगा? दारा सिंह चौहान, स्वामी प्रसाद मौर्य, ओम प्रकाश राजभर पिछड़ी जात के हैं, पिछड़ी जात के नेता नहीं हैं। इस जात के लोगों को बरकला करके और अन्य पार्टियों को झांसा दे करके पद हासिल कर लिया। उन्हें पिछड़े के दर्द को समझा नहीं। अब तीनों ने एक ही घिसा पीटा बयान दिया, दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित, पिछड़ा का हक नहीं मिला तो हमने इस्तीफा दे दिया। अरे भाई, आपको हमने पिछड़ा समझ करके भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास चाहती है, आपको मैंने काम दिया कि चलो पिछड़े समाज का इसको समाहित कर लेते हैं। पिछड़े के दर्द को जानता है, उनके परेशानी को जानता है, उनको हैरानी को जानता है। आएगा, कुछ तरीका बताएगा, भारतीय जनता पार्टी उस हिसाब से इलाज करेगी। लेकिन इन लोगों ने पूरी मटर गश्ती किया। जैसे ओम प्रकाश राजभर, ओम प्रकाश राजभर पिछड़ा का मंत्री था, सरकार में मंत्री था। अब 3 साल पहले सर्च करेंगे तो पिछड़ों की छात्रवृत्ति बड़ी कम पहुंच पाई। ये जानबूझ करके मंत्री ने किया ऐसा, इसने पूरी वेबसाइट को हैंग करा दिया। हाँ। लोगों का अपना जो है भर नहीं पाए, लोग फार्म नहीं भर पाए, फार्म रिजेक्ट करवा दिया। क्यों करवा दिया? पिछड़ा का बेटा छात्रवृत्ति पाएगा और पढ़ लिख लेगा, कुछ चालाक हो जाएगा तो इसके झांसा में नहीं आएगा। ये जो देहाती भाषा बोल करके लोगों को माया जाल में फंसाता है, पिछड़े समाज के लोगों को फंस नहीं पाएंगे। इस नाते इसने किया है। जो मुख्यमंत्री की निगाह पड़ी तो इन्होंने कहा कि ऐसा तुमने क्यों किया है, तो पिछड़ों का हक ही मार दिया। तो ये बीच ही में भाग गया, 2 साल पहले भाग गया। आया नंबर 2 लोगों का, तो दोनों को लगा कि मेरे क्षेत्र में जो मेरी पब्लिसिटी कम हो गई है और मेरे समाज के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, जो सर्वे रिपोर्ट में देखा, लगा कि ये भाई अब तो हमको टिकट भी बीजेपी में नहीं मिलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी बखूबी जो है 4-4, 6-6 सर्वे करवाया है और जिन जनप्रतिनिधियों ने भाजपा के शासनकाल में अपने क्षेत्र के लोगों का काम नहीं किया है, निश्चित तौर पर उनको टिकट नहीं देगी। इनको महसूस हुआ तो ये भागने की जुगत में लग गए। आरोप क्या लगाए? दलित, शोषित, पीड़ित, पिछड़ा का काम नहीं हुआ। अरे दारा सिंह चौहान, तुम पिछड़े के मंत्री हो, पिछड़े समाज के हो। अरे तुम प्रतिनिधि किसे बनाते हो? किसी पंडित को बनाते हो। तुम अपना निधि बांटने का काम किसको देते हो? एक मिल्की मुसलमान को, जो सवर्ण जात का मुसलमान,
कितना तुम पार्टी के समर्थक हो, कितने पिछड़ों के समर्थक हो भाई। तो दारा सिंह चौहान से भी हमारी जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि पहली बात तो उनको पार्टी में काम करने नहीं दिया जाता था, उनको सहयोग नहीं मिलता था। मुख्यमंत्री के ऊपर भी उन्होंने आरोप लगाया। और इसी के साथ हम सवाल ये लेंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जिस दल को उन्होंने छोड़ा, उन्होंने बीएसपी का उदाहरण दिया कि बीएसपी को जब उन्होंने छोड़ा तो बीएसपी जो है दोबारा सत्ता में नहीं लौटी। वो आपकी पार्टी की बात करते हैं, भाजपा की, कि भाजपा ने 14 साल वनवास काटा, उसके बाद जब वो आए तो इनकी नैया पार लगाई। तो इन दोनों के बयान को कैसे देखते हैं? जैसे दारा सिंह चौहान ने किया तो मैं तो दावा के साथ कहता हूं कि तुम किसी चौहान का, किसी पिछड़े का ट्रांसफर में, चाहे किसी प्रकार का, चाहे तुम्हारे पास ऐसा विभाग था कि पर्यावरण का तुम ही दे रहे थे ना। सर्टिफिकेट पर्यावरण का इस पूरे प्रदेश में 700 छोटी बड़ी कंपनियां हैं। पर्यावरण का पावर है अपने वन मंत्री को देने का। किस आधार पर दिए? क्यों नहीं कंपनी वाले से बोले कि पिछड़े समाज के 2 लड़कों को रख लो, तू 2 को रख लो, तू 2 को रख लो, 2 4 को रख लो, ऐसी सूची बनाते और तुम्हारे पास उनका बायोडाटा हो तो बताओ कि मैंने इन कंपनियों को 2 देने कहा था, जोगी जी ने मना कर दिया। अब कोई अगर रह गया, तुम्हारे पास डीएफओ है पिछड़े समाज का, आया ट्रांसफर के लिए, तो कोई पत्र लिखे हो मुख्यमंत्री जी को, तो पत्र दिखा दो उस डेट का कि मैंने पत्र लिखा और मुख्यमंत्री जी ने ट्रांसफर नहीं होने दिया, इसको ठीक जैसे मुझे काम नहीं करने दिया। कुछ तेरे पास है आधार तो बताओ ना भाई। कब पूरा का पूरा झूठ बोलते हो, केवल अपने लिए काम करते हो। और हम तो ये मानकर के काम करोगे, पिछड़ा का पाला बदलते रहते हो और इसके बाद पिछड़ों के नाश करते हो। पिछड़ा समाज तुमको इस बार घोसी में और मधुबन में सबक सिखाएगा, पूर्वांचल में। तेरे आने जाने से कुछ नहीं होगा, सर्वे कर लेना। चौहान समाज राष्ट्रवादी जात है या पृथ्वीराज चौहान की औलाद है। एक गद्दारों को और चंदेलों को सबक सिखाने का काम करेगी। ओम प्रकाश की जो बात करते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य की, अरे स्वामी प्रसाद मौर्य बहन सुश्री मायावती ने तुमको अंगुली पकड़ करके राजनीति सिखाया था और तूने गद्दारी किया उसके साथ। भाजपा में आए तो पिछड़ा का काम करने के लिए आए, वहाँ तक तो ठीक था। भाजपा का कार्यकर्ता ही बहन मायावती का जब चिरहरण हो रहा था तो उसको जाकर के रोकने का काम किया था। और तुम जाकर के उन्हीं गद्दारों के साथ, गुंडों के साथ, माफियाओं के साथ जो बहन जी का चिरहरण करने का प्रयास किया था, खड़े हो गए हो। तुम समाज की बात करते हो, तुम दलित की बात करते हो, तुम पिछड़ों की बात करते हो। तुम आकर के लड़ना अपने क्षेत्र से कुशवाहा समाज को, तुम्हारे वो महात्मा बुद्ध की औलादे हैं, तुमको सबक सिखाएंगी। और जो तुम जाकर के आतंकवादियों से मिले हो, तुमको इस बार पता चल जाएगा कि क्या स्थिति, पता कर लेना। सर आतंकवादी कौन? ये सपाई को कह रहे हैं? हाँ, आतंकवादी, भ्रष्टाचारी। हाँ, सपाई को कह रहे हैं, अखिलेश यादव को कह रहे हैं, गुंडों की एक बड़ी टीम। अरे आप देखे चुनाव आयोग का इतना बड़ा नहीं, जैसे मतलब अगर आतंकवादी कहा आपने या गुंडई कहा तो वो बार बार कहते हैं कि मतलब इस तरीके का गुंडई, वो आपको कहते हैं कि 5 साल गुंडा राज रहा यूपी में। भैया अभी देखो, अभी आ गया बिजली का। हाँ। फिर देंगे 300। हाँ। अरे तेरे शासनकाल में 2 घंटा बिजली मिलेगी तो 300 मीटर चलेगा ही नहीं। हाँ। मीटर ही नहीं चलेगा तो बिजली का बिल उठेगा ही नहीं, तो फिर माफ किस बात की करते हो? अरे जनता को बिजली चाहिए, मैं 18 घंटा बिजली देता हूँ, फ्री का कनेक्शन देता हूँ, तुम लॉलीपॉप दिखा रहे हो। एक कहावत है कि हम ढपोर संखम बादाम त जजाम न, मैं ढपोर संख को कहूँगा लेकिन दूंगा नहीं, ऐसी बात करते हो। अरे आप इतने दंगे हुए उसके शासनकाल में, जितने गुंडा टाइप लोग हैं उसके पार्टी, हर चट्टी चौराहा पर हड़काने वाले को उनके पास। सर आपके लिए भी वो बात करते हैं, जैसे हाथरस की अगर बात करें, उन्नाव की बात करें या कानपुर में व्यापारी की हत्या की बात करें, ये तमाम केसेस तो कहीं ना कहीं सर ये जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तो सवाल ही खड़े होते हैं ना। लॉ एंड ऑर्डर का सवाल वो खड़ा करते हैं। एक बार अपने शासनकाल के गुंडे को देख ले, और मैं उनके बारे में कुछ नहीं करना चाहता। देखो यह लोकतंत्र है, लोकतंत्र में व्यवस्था है, जब जनता व्यवस्था देती है। मेरा शासनकाल था, अभी आप याद कर लो, कल्याण सिंह जी भी शासन करते थे। कल्याण सिंह जी कहा करते थे कि 12 बजे रात में जब अंतिम शो सिनेमा का छूटे, अब महिला गहना से लदी हुई बेखौफ घर चली जाए, तब समझ लो शासन है। योगी आदित्यनाथ का वही शासन है। अरे अभी छोटे छोटे गुंडे रह गए हैं, बड़े बड़े माफियाओं को पूरे प्रदेश में योगी ने ध्वस्त करने का काम किया। नंबर आ रहा है बेटा, घबराना मत। चलिए चुनाव का समय है, एक और बात कर लेते हैं कि क्या गाजीपुर से पहले भी आप ऐसा था कि आप चुनाव लड़ना चाहते थे, एमएलसी बनना चाहते, तो क्या इस बार इच्छुक हैं?
ऐसा नहीं है। हाँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का फाउंडेशनल कार्यकर्ता हूँ। एमएलसी में बनना नहीं चाहता था। हाँ। लोग चाहते थे कि मैं एमएलसी बन जाऊँ। हाँ। मेरे समर्थक, मेरे लोग। आपने पत्र भी लिखा था, पत्र प्रदेश भी लिखा अध्यक्ष था, को। मैंने इस्तीफा भी दिया था, मैं राष्ट्रीय परिषद से इस्तीफा दिया था। हाँ। मैंने आयोग के सदस्य से इस्तीफा दिया था। हाँ। मैंने कहा था पार्टी से कि मैं पार्टी का वर्कर बनकर रहूंगा, समानुभूति का कार्यकर्ता बनकर रहूंगा। वह पद जो मेरे लोगों को काम में सहायक न हो, मेरे लोगों की इच्छा की पूर्ति न हो, उस पद से पर मुझे बने रहने का अधिकार नहीं है। 4 पद मेरे पास है, भारतीय जनता पार्टी में 1 पद रहना चाहिए। हाँ। इस नाते मैं उन सभी पदों से इस्तीफा इस नाते देता हूँ कि पार्टी बड़ी हो गई है और 4 कार्यकर्ता समाहित हो जा और मैं बूथ का काम देखूंगा, पार्टी का काम देखूंगा। कहा था। तो इस बार क्या, जैसे आपने कहा कि आप लोग के लोग चाहते थे, तो क्या इस बार आपके लोग चाहते हैं कि आप चुनाव लड़ें, विधायक बनकर जाएं? हाँ, लोग चाहते हैं। हाँ। चाहते हैं लोग कि विधायक बने। हाँ। लेकिन मैं संगठन करता हूँ, मैं संगठन का काम करता हूँ। वो पार्टी का मामला है। पार्टी कितना सर्वे रिपोर्ट मंगवा रही है। हाँ। अगर वह सर्वे रिपोर्ट देख रही होगी किसी विधानसभा पर कि नहीं प्रभुनाथ चौहान को पूर्वांचल में लड़ाया जा सकता है, डैमेज कंट्रोल के नहीं है। हाँ। नहीं, डैमेज कंट्रोल है ही नहीं। डैमेज स्वामी ओम प्रकाश दारा कोई डैमेज है नहीं। मेरे पास अनेक कार्यकर्ता हैं जो पूरी की पूरी कमान संभाल रखे हैं। मेरे तम्बू का एक बांस खिसक गया, गांव में होता कि 52 चोभा वाला तम्बू लगेगा, 52 चोभा वाला। एक अगर बांस खिसक गया तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मेरे पास जो है कार्यकर्ता एक एक बूथ को खड़े हैं। हर जात के कार्यकर्ता है, दलित के हैं, शोषित के हैं, पीड़ित के हैं। और नरेंद्र मोदी ने, विवेकानंद जी कहा करते थे कि 100 नौजवान मैं अपने जैसा पैदा कर दूं तो इस देश की तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने विवेकानंद जी के सपनों को साकार किया है और पूरे देश में इतना बड़ा हुजूम खड़ा किया भारतीय जनता पार्टी के लिए और आम जनता की सेवा किया है कि कहीं डैमेज कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं है। और डैमेज हो ही नहीं सकता। पिछड़ा जो है इसकी जिम्मेदारी मिली है आपको, तो जिस तरीके से अगर बात करें, एक 69,000 शिक्षक भर्ती थी, इसमें पूरा एक जो रिजर्वेशन के आरक्षण के छात्र थे, इन्होंने 6-7 महीने तक लखनऊ में प्रदर्शन किया। उनका आरोप था कि ये घोटाला हुआ और आयोग ने माना भी था। फिर जो सीटें दी गई 6800, उससे भी वो असंतुष्ट थे। तो इसके लिए पिछड़ा जो जितने भी समाज के लोग हैं, जिस तरीके से इस भर्ती में, उनके लिए क्या आयोग ने किया और आगे क्या सीटें बढ़ाई जाएंगी? पिछड़ा को पता है कि जब भाजपा की सरकार आई, बगैर चवन्नी खर्चा किए जो योग्य था सबको भर्ती, चाहे पुलिस में चाहे अन्य जगह हुई। अति दलित अति पिछड़ा ने काफ़ी प्रमोशन किया है। हाँ। और जहाँ तक बात थी आयोग में आया कि नहीं कहीं फॉल्ट हो गया 5% का, आयोग ने सम्मान करते हुए, चूँकि हमारे यहाँ तिथियाँ और इत्यादि डालने का ये संवैधानिक नियम है कि 2 महीने 15 दिन पर तिथियाँ पड़ेगी और सबको बुलाया जाएगा। सब कुछ के बाद बैठक करके हमने उसका समाधान कर दिया है। हाँ। और लोगों को जानकारी है कि 15 तारीख को फैसला भी कर दिया है। और जो अधिकारी इसमें लिप्त थे उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए उनको मैंने तलब भी कर लिया है। कितने प्रतिशत बढ़ाया है आपने? 5% जो उनका बाकी बचा था, 5% का पार्षद में 5% आप जोड़ लो, कितना संख्या बनती है उतना बढ़ेगा। तो ये थे हमारे साथ प्रभुनाथ चौहान, जो राज्य पिछड़ा आयोग के उपाध्यक्ष हैं और बीजेपी के राज्य प्राप्त मंत्री हैं, साफ तौर पर दर्जा प्राप्त मंत्री हैं। इनका कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से, दारा सिंह चौहान के जाने से पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी ने दलित पिछड़ों के लिए काम किया है, वो उसको वोट देंगे। अब देखने वाली बात काफ़ी अहम होगी कि किस तरीके से 2022 में चुनाव का रिजल्ट आता है और बैकवर्ड कितना बीजेपी पे दोबारा विश्वास जताते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट चंद्रकांत के साथ फरीदुल हसन, लखनऊ।